नमस्कार दोस्तों, सीटेट एग्जाम 7 जुलाई 2024 आपके पास बिल्कुल कम टाइम रह गया है। यहाँ पर आपके लिए सीटेट एसएसटी के लिए एक ऐसी महामैराथन की वीडियो लेकर आ चुका हूँ जिसमें संपूर्ण सिलेबस को मात्र एक वीडियो में खत्म किया गया है। अगर आपने इस वीडियो को बेहतरीन ढंग से देख लिया, आपके एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए, आप उस क्वेश्चन को कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो कि संपूर्ण निचोड़ रहने वाला है। यानी कि एक भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर छोड़ा नहीं है। हर प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए 100% महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होंगे। चलिए यहाँ पर इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि हड़प्पा निवासी संबंध रखते थे कांस्य युग से, तामा यानी कि ताम्र युग से, पीतल युग से या लौह युग से। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पहला विकल्प, कांस्य युग से। हड़प्पा निवासी के जो लोग थे वहां कौन सी धातु प्रचलित थी? वो धातु थी आपकी कांस्य युग की। यानी कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। पहला विकल्प यहाँ पर करेक्ट होगा। इस सभ्यता में लोहे का प्रयोग नहीं हुआ था, ना ही पीतल ना ही तांबे का। हुआ किसका था? कांसे का प्रयोग हुआ था, इसलिए इसको कांस्य युगीन की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि अल हिंद किताब को किसने लिखा? अल इदरिसी, अल वरूनी, अल जरूनी, अल दुहेल। यहाँ पर में करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अल वरूनी। अल वरूनी ने अल हिंद किताब को लिखा। इसको बोलते हैं किताब उल हिंद। क्या बोलते हैं? किताब उल हिंद इसको बोलते हैं। एक दूसरा नाम भी इसका है तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद के नाम से भी इस पुस्तक को जानते हैं। तहकीक ए हिंद के नाम से इस पुस्तक को भी जानते हैं। जिसको लिखा किसने है? अल वरूनी ने लिखा है। अल वरूनी जो है ये उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। इसको मोहम्मद गजनवी, जो गजनवी है, इसको भारत लेकर आया था। अल वरूनी एक विद्वान था, ये संस्कृत का भी विद्वान था, याद रखेंगे। ये कई भाषाओं का ज्ञाता था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला विकल्प राइट आंसर होगा। गजनवी इसको भारत में लेकर आया था। अब यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। कहता है कि तमिलनाडु में पेरियार ने गैर ब्राह्मण आंदोलन किया। इसने जाति प्रथा को कई चुनौती दी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुने। यहाँ पर दोस्तों कथन जो है आपसे कहा गया है तमिलनाडु में पेरियार, जिनको बोलते हैं रामास्वामी ईबी पेरियार, जिनका पूरा नाम है। ठीक है, तो उन्होंने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? गैर ब्राह्मण आंदोलन उन्होंने शुरू किया था, जो कि जाति प्रथा को चुनौती दिया था। यहाँ पर अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो यहाँ पर थर्ड वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन आरंभ किया। स्वाभिमान आंदोलन को आत्मसम्मान आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर आपके जितने विकल्प दिए गए हैं वे सभी महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम के लिए। मैं यहाँ पर भी आपको बताऊंगा। करेक्ट आंसर मैंने आपको थर्ड वाला बता दिया। ईवी रामास्वामी पेरियार ने क्या किया था? स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था दक्षिण भारत यानी कि तमिलनाडु में। मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने आरंभ किया था? डॉक्टर अंबेडकर ने। अंबेडकर जो थे उन्होंने इसको शुरू किया था। मानवता के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा नारायण गुरु ने दिया था। किसने? नारायण गुरु। ये भी एक दोस्तों आंदोलनकारी थे, नारायण गुरु। ठीक है, नारायण गुरु, ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया था कि नारायण गुरु ने नारा दिया एक ईश्वर का, एक धर्म का, एक जातीय का। तो यहाँ पर दोस्तों ये अंबेडकर का कथन यहाँ पर है, ये दूसरा नारायण गुरु का कथन है, तीसरा ये ईवी रामास्वामी का कथन है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर है। 1864 में वेद समाज की स्थापना की गई थी, लेकिन ये पेरियार से संबंधित नहीं है, इसलिए आपका थर्ड विकल्प यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4। कहता है कि तारों के बारे में दिए गए निम्न कथनों ए तथा वी को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर आपके दो विकल्प हैं, उनको आपको यहाँ पर बताना है। कथन ए, सूर्य एक तारा है। कथन बी, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे
सूर्य के समान ही हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सूर्य आपका क्या है, सूर्य एक स्टार है, यानी कि एक तारा है। यहाँ पर पहला भी करेक्ट है। और जो अपना अंतरिक्ष यानी कि आसमान में रात के समय अनगिनत यानी कि गिनती ही नहीं असंख्य तारे चमकते दिखाई पड़ते हैं, सूर्य के समान ही होते हैं अनेक तारे। तो यहाँ पर आपके दोनों ही कथन बिल्कुल राइट हैं, इसलिए यहाँ पर आपका थर्ड विकल्प राइट होगा, दोनों ए और वी। चलिए यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। कहता है कि राइन घाटी और बाससेज पर्वत उदाहरण हैं। भ्रंतोस्त पर्वत, वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, ग्लेशियर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका होगा पहला विकल्प भ्रंतोस्त पर्वत। राइन घाटी और वाससेज पर्वत इसके उदाहरण हैं। घाटी आपकी कौन सी है, राइन घाटी भी भ्रंतोस्त पर्वत में ही आती है और वाससेज पर्वत भी आपके भ्रंतोस्त पर्वत में आती है। भ्रंतोस्त पर्वत आखिर होता क्या है, इसको बोलते हैं व्लोक माउंटेन, ठीक है, व्लोक पर्वत के नाम से इसको जानते हैं। भ्रंश क्या होती है, जब किसी दोनों तरफ, जैसे ये आपका पहाड़ है, इधर भी आपका पहाड़ है, जब इनमें दबाव पड़ता है दोस्तों तब ये नीचे वाला जो भाग है ये धंस जाता है। नीचे वाला भाग क्या होता है, धंस जाता है इन दोनों में, वही आपका भ्रंश पर्वत का निर्माण होता है, जिसको व्लोक माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। अगर दोस्तों कभी हिमालय पर्वत आपसे पूछ ले, हिमालय कैसा पर्वत है, हिमालय यहाँ पर लिखना चाहूंगा हिमालय की बात करें तो हिमालय आपको बताना है, हिमालय आपका वलित पर्वत है। यूराल पर्वत कैसा है, यूराल पर्वत भी आपका वलित पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि महिलाओं और सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्य को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। वक्तव्य ए कहता है ब्रिटिश शासन के दौरान प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान ने सुधारकों को नए कानून को प्रचारित करने में सहायता की। वक्तव्य भी यानी कि स्टेटमेंट भी सामाजिक प्रथाओं में सुधार के लिए सुधारकों ने प्राचीन ग्रंथों को नकार दिया। यहाँ पर आपका कौन सा राइट आंसर होगा, चलिए बताते हैं। अगर मैं बात करूं ब्रिटिश काल की, किसकी बात करूं, क्वेश्चन अब सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। महिलाओं और सुधार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। पहला वक्तव्य यानी कि पहला स्टेटमेंट है ब्रिटिश शासन के दौरान प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून प्रचारित करने में सहायता की गई। बिल्कुल करेक्ट आपका यहाँ पर पहला विकल्प दिया गया है। जैसे राजा राम मोहन राय की मैं बात करूं तो उन्होंने प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार विधवा विवाह का क्या किया था, उन्होंने मतलब कि उल्लेख किया है अपने द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला तो यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। सामाजिक प्रथाओं में सुधार के लिए सुधारकों ने प्राचीन ग्रंथों को नकारा भी है, ठीक है, नकारा भी है। यहाँ पर दोनों ही वक्तव्य बिल्कुल राइट हैं। तो यहाँ पर थर्ड विकल्प करेक्ट आंसर होगा, ए और वी दोनों सही हैं। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। कहता है दिए गए कथनों के आधार पर वायुमंडल की परत पहचानें। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधित घटनाओं से मुक्त होती है, यानी कि इस परत में कोई भी मौसम वाली घटना नहीं होती है। इसमें ओजोन गैस की परत होती है, बाह्य वायुमंडल में होती है या मध्य मंडल में, क्षोभ मंडल में या समताप मंडल में। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा समताप मंडल। समताप मंडल जो होता है दोस्तों उसमें ओजोन लेयर पाई जाती है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें किसी भी प्रकार की कोई मौसम वाली घटना जैसे आंधी, तूफान, ओला, बारिश कुछ भी नहीं होता है। इसलिए समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मानी गई परत है आपकी समताप मंडल। तो यहाँ पर आप कंसेप्ट क्लियर करते चलें। एक चीज और यहाँ पर बताना चाहूंगा आपको, मैंने यहाँ पर समताप मंडल के बारे में 2 स्टेटमेंट बताए जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्षोभ मंडल के बारे में भी यहाँ पर थोड़ा बहुत आप जान लीजिएगा। मौसम वाली घटनाएं, मौसम की सभी प्रकार की घटनाएं किस में होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं, बल्कि किस परत में नहीं होती हैं, समताप मंडल में नहीं होती हैं। मध्य मंडल में क्या होता है, उल्का पिंड जो होता है वो जल जाता है, उल्का पिंड यहाँ पर जल जाते हैं। ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है मध्य मंडल के बारे में। बाह्य वायुमंडल की बात करूं तो रेडियो वाली तरंगों के लिए याद रखिएगा, बाह्य वायुमंडल को रेडियो वाली तरंगों के लिए। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ आपको बता दिया। करेक्ट आंसर आपका है 4 वाला।
यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। भारत में स्वतंत्रता के उपरांत अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी है, क्योंकि अभी भी अंग्रेजी का प्रयोग जारी है, क्यों? यह एक शर्त थी जो ब्रिटिश वायसराय ने भारत छोड़ने से पहले रखी थी। यह प्रशासनिक परंपराओं को औपनिवेशिक भारत से स्वतंत्र भारत में सरल रूप से परिवर्तित होने में सहयोग देगी। गैर हिंदी भाषी भारतीय राज्यों की मांग एक उनके समझ में आने वाली भाषा की थी। भारत सरकार भाषा आधारित राज्य बनाने की मांग पर काबू रखना चाहती थी। यहाँ पर करेक्ट आंसर है थर्ड वाला, गैर हिंदी भाषी, जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है, ऐसे राज्यों ने मांग की थी इंग्लिश भाषा की, यानी कि अंग्रेजी भाषा की। एक उनके समझ में आने वाली भाषा थी अंग्रेजी। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका थर्ड विकल्प हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। कहता है ज्योतिबा फूले ने जाति असमानता की आलोचना किसके द्वारा की? ज्योतिबा फूले से आपकी परीक्षा में हर बार एक क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है। यहाँ पर आपको सब कुछ बताऊंगा। जाति व्यवस्था के खंडन हेतु धर्म ग्रंथों को पढ़ना, उनको उद्धृत करना, यह तर्क देकर कि आर्य विदेशी थे और उन्होंने मूल निवासियों पर आधिपत स्थापित कर जाति व्यवस्था लागू की। सभी मनुष्यों की विज्ञान आधारित जैविक समानता के दावे को मानकर पूर्व सदियों में भक्ति और सूफी आंदोलनों से प्रभावित होकर, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है सेकेंड विकल्प। यह तर्क देकर कि आर्य जो हैं ये विदेशी हैं और उन्होंने मूल निवासियों पर आधिपत्य स्थापित कर जाति व्यवस्था को लागू किया है। किसने आलोचना की है? ज्योतिबा फूले ने आलोचना की है। किसके द्वारा? सेकेंड विकल्प के द्वारा। यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर बात करता हूँ ज्योतिबा फूले की, जो कि एक दोस्तों समाज सुधारक थे। ब्राह्मणवादी पद्धतियों का इन्होंने खंडन किया, ठीक है। और यहाँ पर बात करूं इनकी एक पुस्तक यानी कि बुक बड़ी फेमस है, वो एग्जाम में कई बार पूछी गई है, गुलामगिरी। जी हाँ, गुलामगिरी जो पुस्तक है ये बड़ी फेमस है, कई बार पूछी गई है। 1873 में आई थी। 1873 में गुलामगिरी पुस्तक इनकी आई थी, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए, आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक वैद्य पैदा हुए थे। उन्होंने कहा था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। कथन बी, दांतों के जोड़ और उपस्थितियों के संयोजन से चरक इस संख्या पर पहुंचे थे। क्या ये आपके दोनों यहाँ पर कथन सही हैं या आपके एक दो इसमें से गलत हैं? चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं। चरक जो थे वो 2000 साल पहले भारत में पैदा हुए थे, जो कि एक वैद्य थे। क्या थे? वैद्य थे। तो पहला वाला यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट दिया गया है। दूसरे की अगर मैं बात करूं, उन्होंने किस आधार पर कहा था कि मनुष्य में 360 हड्डियां उन्होंने बताई हैं? किस आधार पर? उन्होंने कारण दिया था कि मतलब कि दांत के जोड़ और उपस्थितियों के संयोजन से उन्होंने इस संख्या को बताया था, जो कि दोस्तों यहाँ पर दोनों ही आपके राइट हैं। कैसे हैं? दोनों ही राइट हैं। आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में बिल्कुल साफ तौर पर दिया गया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, याद रखेंगे। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन 11 की। यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित का सुमेल कीजिए, यानी कि मिलान आपको यहाँ पर में करना है। मिलान वाले भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर एक तरफ है आपके नृत्य शैली, दूसरी तरफ है आपके राज्य। तो यहाँ पर कथक, कथक दोस्तों कहाँ का है? कथक ये है उत्तर प्रदेश का, यानी कि यहाँ पर ए का जाएगा थर्ड के साथ। भरतनाट्यम सभी लोग जानते ही होंगे, भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु का है। मैंने यहाँ पर दो का मिलान किया, आते हैं इसके विकल्प पर। पहला का यहाँ पर है थर्ड, पहला का थर्ड आपके इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। लेकिन वी का यहाँ पर सेकेंड होना चाहिए। वी का सेकेंड आपका सिर्फ और सिर्फ सेकेंड वाले विकल्प में ही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन वी। ऑप्शन वी, ए का यहाँ पर होगा आपका थर्ड वाला। भरतनाट्यम हो जाएगा आपके तमिलनाडु में, ठीक है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और कथकली कहाँ का है? केरल का है। आंध्र प्रदेश का है। कुछ मतलब कि कुचिपुड़ी,
यहाँ पर मैंने सब कुछ मिलान कर दिया है, यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा बेहतरीन ढंग से। तो यहाँ पर आपको सब कुछ बता दिया गया। चलिए यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। कहता है कि जलियांवाला घटना यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध महात्मा गांधी ने किस अभियान का आह्वान किया? उसके तुरंत बाद जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। याद रखेंगे, कांड हुआ था, ठीक है, पंजाब के अमृतसर में। तो यहाँ पर अमृतसर नहीं, वहीं जलियांवाला बाग एक जगह है, वहीं पर हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है तो उसके तुरंत बाद गांधी ने कौन सा अभियान यानी कि आंदोलन का आह्वान किया था? रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट ये भी 1919 का है, जिसको काला कानून बोलते थे। इसमें बिना मुकदमे के व्यक्ति को जेल में रखने का प्रावधान था। असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। करेक्ट आंसर होगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को उन्होंने लागू किया था। असहयोग आंदोलन दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज, एक याद रखेंगे यहाँ पर हिंद स्वराज, एक शब्द आ गया यहाँ पर हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जो पुस्तक है दोस्तों, ये महात्मा गांधी ने लिखी है। उन्होंने इस पुस्तक में कहा था कि जो अंग्रेज हैं वो हिंदुस्तानी यानी कि हिंदुस्तानी के व्यक्तियों के सहयोग से ही भारत में इन्होंने कब्जा किया है। अगर हर व्यक्ति हिंदुस्तानी अपना हक इनसे वापस कर ले यानी कि अपना जो सहयोग दिया है उसको वापस कर ले, तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा। अपनी पुस्तक में कहा है। उसी के अनुसार इन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है, 1920 में किया था, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बात कही गई है, निम्नलिखित समुदायों का सही क्रम कौन सा है जिन्होंने शासकों के खिलाफ विद्रोह किया? प्रारंभिक विद्रोह से आरंभ करते, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा हुआ, उसके बाद में क्या हुआ? तो सबसे पहले आपको बताना संथाल, कोल, बस्तर, वर्ली। कोल, संथाल, बस्तर, वर्ली। इस क्वेश्चन को आप तभी कर पाओगे जब आपको मतलब कि कुछ तो चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे इनको पता होना चाहिए सबसे पहले कौन आया था, कौन नहीं आया था। आपको यहाँ पर मैं सब कुछ बताऊंगा। अगर मैं बात करूं किसकी, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर दोस्तों होगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा होगा दोस्तों, यहाँ पर सेकेंड वाला होगा। इसको मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कोल जो है ये आपका 1831 में विद्रोह हुआ था झारखंड में। कहां पर में? झारखंड में। संथाल भी आपका झारखंड में हुआ था। ये आपका हुआ था 1855-56 में सिंधु माझी के नेतृत्व में। बस्तर की अगर मैं बात करूं किसकी दोस्तों, बस्तर जो है ये 1920 में। कब? 1920 में शुरू हुआ था। वहीं वर्ली ये 1945 में शुरू हुआ था। 1945 में ये शुरू हुआ था। तो यहाँ पर याद रखेंगे बस्तर जो है दोस्तों ये आपका कब? 1920 में। और 1945 में बरली जो कि महाराष्ट्र में है, ये झारखंड में है, ये भी यहाँ पर झारखंड में है। यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बताया। सेकंड वाला विकल्प करेक्ट आंसर है कोल, संथाल, बस्तर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि इनमें से कौन से घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की संघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है? क्वेश्चन का मतलब है यहाँ पर आपको बताना है कारण। ऐसा कौन सा कारण है जो कि प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में परिवर्तन करता है और उसकी संघनता में परिवर्तन लाता है? यहाँ पर पहला विकल्प तापमान एवं नमी, अक्षांश एवं ऊंचाई, ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई, पवन के बहने की दिशा। चलिए आपको यहाँ पर सही आंसर इसका बताते हैं। जो वनस्पतियां होती हैं उसमें जो आकार का बदलाव आता है, उसकी संघनता का जो बदलाव आता है वो तापमान एवं नमी के कारण आता है। पहला यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। अक्षांश एवं ऊंचाई के कारण भी वनस्पतियों में परिवर्तन होता है, ये भी आपका करेक्ट है। ढाल वाली मिट्टी या मिट्टी की जो परतें हैं उसकी मोटाई भी निर्भर करती है वनस्पति के आकार या प्रकार में, ये भी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। पवन के बहने की दिशा यानी कि जो वायु चलती है, पवनें बहती हैं, उससे यहाँ पर कुछ नहीं प्रभाव पड़ता है वनस्पति में। तो यहाँ पर डी गलत है, बाकी सभी यहाँ पर राइट आंसर होंगे। ए बी सी।
ए बी सी आपको पहचानना है, किस में है, आपके यहाँ पर थर्ड वाले विकल्प में है। थर्ड वाला विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से जोड़ती है? तो यहाँ पर आपको बताना क्या है दोस्तों, ऐसी कौन सी संरचना है जो उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है? पर्वत श्रृंखला, स्थल संधि, नहर जोड़ती है या जल डमरू मध्य जोड़ता है? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर स्थल संधि। स्थल संधि कौन सी है दोस्तों? पनामा स्थल संधि उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ती है। यहाँ पर अगर मैं स्थल संधि की बात करूं, आखिर होता क्या है? किसी दो भूखंडों को जोड़ने वाली संधि को, यानी कि स्थल के स्थल भाग को जोड़ने वाली संधि को स्थल संधि बोलते हैं। वहीं जल संधि या जल डमरू मध्य की मैं बात करूं तो वो जल वाले भागों को जोड़ती है। जैसे मैं अपना दक्षिण भारत ले लूं और उसके बाद श्रीलंका को ले लूं, इसको जो संधि जोड़ती है ये आपकी जल संधि होती है। कौन सी जल संधि स्थिति है यहाँ पर? पाक जल संधि स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच में। उसी प्रकार यहाँ पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जो संधि जोड़ती है वो स्थल वाली है, यानी कि जल वहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा स्थल संधि। उस स्थल संधि का नाम क्या है? मैंने आपको बताया, पनामा स्थल संधि उसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कहता है कि आदिवासियों के विषय में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और सही विकल्प की पहचान करें। पहला यहाँ पर है कथन, आदिवासी मुखियाओं ने औपनिवेशिक काल में अपनी प्रशासनिक शक्तियों को खो दिया। यानी कि जब अपने प्यारे भारत पर ब्रिटिश राज्य का कब्जा था तो उस दौरान आदिवासी जो मुखिया लोग थे उनकी जो प्रशासनिक शक्तियां थी वो उन लोगों ने छीन ली थी। पहला वाला तो यहाँ पर दोस्तों कैसा है? बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा, आदिवासी मुखियाओं को कुछ गांवों की भूमि पर अपना स्वामित्व बनाए रखने की अनुमति दी गई थी। यानी कि कुछ एक ऐसी जगह हैं, यानी कि कुछ ऐसी भूमि है जो कि उनको स्वामित्व बनाए रखने की अनुमति दे दी गई थी, बाकी सभी को उन्होंने छीन लिया था। किसने? अंग्रेजों ने। तो यहाँ पर ये भी आपका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कुछ गांव की भूमि पर उनको स्वामित्व देने की अनुमति दी गई थी। अपने लोगों में आदिवासी मुखियाओं का परंपरागत आधिपत्य रहा, परंपरागत आदिवासी नहीं रहा, जबकि ये अंग्रेजों ने उनसे छीन लिया था। यानी कि यहाँ पर सी गलत है, बाकी ए भी यहाँ पर करेक्ट है। तो इस प्रकार आपका ए भी यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। कौन सा? ए बी, पहला विकल्प यहाँ पर में करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। कहता है कि यदि वर्तमान समय में आपको सत्ता के विरुद्ध अपनी नाराजगी को संयत यानी कि नरम पत्ती तरीके से कहना है तो निम्नलिखित में से उसे लागू करने के लिए कौन सा सही तरीका होगा? यानी कि आपको क्या करना है? अपना हक मांगना है। यानी कि आपको सत्ता के विरुद्ध अपनी नाराजगी से कुछ भी करवाना है तो आप क्या करोगे? क्या तरीका होगा? बल का प्रयोग करोगे या प्रदर्शन करोगे या लेख लिखना करोगे? सबसे जो उपयुक्त होगी, बल का प्रयोग तो आप कभी नहीं करोगे, यहाँ पर गलत होगा ना। आपका प्रदर्शन और लेख लिखना, ये दोनों यहाँ पर करेक्ट होंगे। कौन कौन से? बी सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि बल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, कानून का उल्लंघन होगा। तो यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन समुद्र के ऊपर तापमान में कम भिन्नता को समझाता है या समझाते हैं? समुद्री धाराओं की उपस्थिति तापमान को स्थिर बनाए रखती है। अधिकतर समुद्र ध्रुवों के आसपास पाए जाते हैं। समुद्र का पानी धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। उच्च वायु दाब की उपस्थिति तापमान में कम भिन्नता में योगदान देती है। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है। यहाँ पर आपको समझना है समुद्र के ऊपर तापमान में कम भिन्नता को कौन सा कथन यहाँ पर समझाता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर आपका होगा सी विकल्प, समुद्र का पानी धीरे धीरे ठंडा होता जाता है। यहाँ पर आपका करेक्ट होगा सी विकल्प, केवल और केवल सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न यानी कि 19 नंबर के क्वेश्चन की। निम्न सूचीबद्ध लक्षणों ए, बी और सी के आधार पर वन के प्रकार की पहचान करें। आपको वन बताना है,
आपके यहाँ पर उसकी विशेषताएं दी गई हैं। चलिए बात करते हैं। इन वनों की मानसूनी वन भी कहा जाता है। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। इन वनों में महत्वपूर्ण पेड़ साल, सागौन, पीपल, नीम, शीशम भी आते हैं। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर किस वन की बात कही जा रही है? तो यहाँ पर होंगे उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ इन स्टेटों में ये पाए जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? मानसूनी वन भी बोलते हैं। इसमें आपके नीम हो गए, शीशम हो गए, पीपल हो गए, सागौन जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से प्रकार होंगे यहाँ पर? उष्णकटिबंधीय पतझड़ के वन। चलिए यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। कहता है कि यातायात के साधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही कथनों का यहाँ पर चयन करें। यहाँ पर पहला कथन, कम दूरी यातायात के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले सड़क मार्ग हैं। अधिक दूरी में भारी आकार वाले सामान को ढोने के लिए जल मार्ग सस्ता है। अगम्य और दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचने के लिए रेल मार्ग बहुत सहायक है। वायुयान जो है यानी कि वायु यातायात सबसे महंगा और दुर्गम व दुरूह स्थानों तक पहुंचाने का एकमात्र साधन है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका कौन सा होगा? यहाँ पर आपको करना क्या है? गलत वाला कथन आपको पहचान लेना है, बस आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जैसे पहले कथन में बोला गया है कम दूरी के लिए सड़क मार्ग उपयुक्त है, ये यहाँ पर पहला कैसा है? बिल्कुल करेक्ट है। कम दूरी के लिए सड़क वाहन ही आपके बिल्कुल सही होते हैं। अधिक दूरी और भारी आकार वाले सामान को ढोने के लिए जल मार्ग बहुत सस्ता है, ये भी दोस्तों करेक्ट बोला गया है। अगम्य या दुर्गम स्थान पर पहुंचने के लिए रेल मार्ग क्या सक्षम है? नहीं है। रेल मार्ग दुर्गम स्थान जैसे पर्वत पहाड़ों पर पहुंचा देगा? नहीं पहुंचा पाएगा। कौन पहुंचाएगा? जहाज पहुंचाएगा। वायु यातायात सबसे महंगा भी है, दुर्गम व दुरूह स्थानों तक पहुंचाने में एकमात्र साधन है। यहाँ पर डी वाला भी करेक्ट होगा। गलत आपका सी है। सी जिन ऑप्शन में होगा वो यहाँ पर गलत हो जाएगा, बल्कि ए बी डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ए बी डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यदि वायुमंडल में वायु व वायुदाब उपस्थित ना हो तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। वायु हमारे शरीर का उच्च दाब के साथ बल लगाती है, उसी तरह हमारा शरीर भी विपरीत बल लगाता है। यहाँ पर दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा? यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यदि वायुमंडल ना हो तो जीवन एकदम बेकार है, जीवित कोई भी नहीं रह पाएगा। तो यहाँ पर दोनों आपके कथन राइट हैं। पहला विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दोनों ए तथा वी सही है तथा वी ए की सही व्याख्या भी यहाँ पर करता है। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 22। कहता है कि कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही चुनिए। कथन ए, सेरीकल्चर विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन होता है। कथन बी, पीसी कल्चर रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन होता है। यहाँ पर आपके दोनों ही कथन गलत हैं। दोनों ही कथन गलत हैं, इसलिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4। कैसे गलत हैं चलिए आप यहाँ पर जान लीजिएगा। सेरीकल्चर जो होता है उसमें क्या होता है? रेशम के कीटों का पालन होता है। ठीक है, रेशम के कीटों का पालन होता है। सेरीकल्चर में क्या होता है? रेशम यहाँ पर है, रेशम के कीटों का पालन होता है सेरीकल्चर। ठीक है, यहाँ पर बात कही गई निर्मित तालाबों और पोखरों में जो मछली का पालन होता है उसको बोलते हैं पीसी कल्चर। क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर उसको बोलते हैं। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट थोड़े उलट फेर हैं, यानी कि विपरीत कर दिए गए। सेरीकल्चर का होना चाहिए था रेशम के कीटों को पालन के साथ, बल्कि विशेष रूप से निर्मित तालाबों में मछली का जो पालन होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पीसी कल्चर। क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर बोलते हैं। याद रखेंगे। यहाँ पर आपको 4 चीज़ें बताने वाला हूँ। एक तो यहाँ पर आप नोट करिएगा सेरीकल्चर, दूसरी आपकी होगी यहाँ पर पीसी कल्चर, तीसरी आपकी होगी वीटी कल्चर। वीटी कल्चर एक और आपकी होती है जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों? जिसको बोलते हैं एक सब्जी वाली खेती,
यानी कि उसको बोला जाता है हार्टिकल्चर। यहाँ पर लिख लो आप, हार्टिकल्चर। अब बात करूं सेरिकल्चर की, तो इसमें रेशम के कीटों का पालन होता है, रेशम वाले कीटों का। पीसीकल्चर में मछली का पालन होता है, ठीक है। और वीटीकल्चर में अंगूर की खेती होती है, वीटीकल्चर में अंगूर की खेती होती है। हार्टिकल्चर जो होता है इसमें सब्जी हो गए, फल हो गए, फूल हो गए, ये सब कुछ उगाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने 4 चीज़ें बता दी, यहाँ पर दोनों आपके गलत हैं, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर 4 विकल्प होगा। चलिए यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। एक शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रवास विषय, कौन सा विषय? प्रवास। लोगों को जो आना जाना रहता है वही प्रवास कहलाता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। प्रवास के कई कारण भी हो सकते हैं, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, आर्थिक सहायता, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो प्रवास पढ़ाते समय निम्न में से कौन से कारक प्रासंगिक समझे जाएंगे, यानी कि सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन से हैं प्रवास को पढ़ाते दौरान एक शिक्षिका को? कार्य के बेहतर उपलब्ध कराना, ये भी दोस्तों कार्य के जो बेहतर अवसर होते हैं उनको उपलब्ध कराने के दौरान ही लोग प्रवास करते हैं, ये भी एकदम करेक्ट माना जाएगा। जीवन यापन के बेहतर तरीके, ये भी एक प्रवास विषय ही है, क्योंकि जीवन यापन के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है, जो कि प्रवास ही कहलाता है। विवाह, विवाह कैसे प्रवास होता है? जैसे कोई महिला है या पुरुष है, ठीक है, उनका विवाह होता है। जैसे महिला मान लीजिए किसी दूसरे सिटी की रहने वाली है, और जो मतलब कि जो पुरुष है वो दूसरी सिटी का है, तो महिला का उसमें क्या होगा? प्रवास होगा, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित हो जाएगी। महिला का भी विवाह में मतलब कि प्रवास होता है। तो यहाँ पर तीनों ही कथन सही हैं। कैसे हैं? तीनों ही कथन आपके यहाँ पर राइट दिए गए हैं। प्रवास का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना ही आपका प्रवास कहलाता है। तो तीनों यहाँ पर बिल्कुल प्रवास के बारे में सटीक बैठते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। प्रायः हम इनके लिए द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग करते हैं। आपको बताना है कि किनके लिए हम लोग द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग करते हैं। आपकी परीक्षा में एसएसटी पेडागोजी में 2 क्वेश्चन मुख्य तौर पर काफ़ी बार पूछे गए हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। इनको मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। अगर बात करी जाए प्रत्यक्ष रूप, प्रत्यक्ष प्राप्त होने वाली जानकारी, बिल्कुल नज़दीक से प्राप्त होने वाली जानकारी, आंखों देखी जानकारी प्राप्त होने वाली को प्राथमिक स्रोत कहते हैं। यानी कि नई जानकारी हो, बिल्कुल नई जानकारी हो, उसको प्रत्यक्ष जानकारी हो, उसको बोलते हैं प्राथमिक स्रोत। क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलते हैं प्राथमिक स्रोत। यहाँ पर आपने समझ लिया। अब यहाँ पर बात करते हैं द्वितीयक स्रोत। सेकेंड स्रोत की अगर मैं बात करूँ, जो प्राथमिक जानकारी है उसके बारे में बताना या उस पर चर्चा करना, या उसके विषय को आप देखना, या उसके बारे में बताना, या उस पर आलोचनाएं लिखना, तो वो आपकी क्या होती है? द्वितीयक स्रोत होते हैं वे। अब आते हैं इसके विकल्पों पर। द्वितीयक स्रोत का प्रयोग करते हैं तो नई खोज के लिए क्या द्वितीयक स्रोत का प्रयोग करते हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर प्राथमिक स्रोत का उपयोग करते हैं नई चीज को खोजने के लिए। विषय की पूर्व जानकारी के लिए क्या द्वितीयक स्रोत का इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल करेंगे। यानी कि पहले वो घटना घटित हो चुकी है, उसकी हमें जानकारी प्राप्त करनी है, तो हम द्वितीयक स्रोत का इस्तेमाल यहाँ पर में करेंगे। करेक्ट। बहस के लिए विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध करवाने के लिए, ये यहाँ पर नहीं हो सकता है। वह जानकारी जो प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं हो सकती है वो भी आपकी द्वितीयक स्रोत में ही आएगी। अगर प्रत्यक्ष प्राप्त होगी तो आपकी वो प्राथमिक स्रोत में आएगी। तो यहाँ पर बी और डी करेक्ट आंसर है। बी और डी यहाँ पर में करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारत में इस्पात उत्पादन केंद्रों के संदर्भ में विषम है? यानी कि गलत आपको बताना है। यहाँ पर एक तरफ आपके हैं इस्पात उत्पादन केंद्रों के नाम, आपको बताना है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, विजयनगर कर्नाटक, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, सलेम यानी कि तमिलनाडु। तो यहाँ पर जो आपका सलेम है ये तमिलनाडु का ही इस्पात केंद्र है, बिल्कुल करेक्ट। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का है, विजयनगर कर्नाटक का है, ये भी करेक्ट है। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई इस्पात उत्पादन केंद्र नहीं है। गलत यहाँ पर आपका पहला वाला होगा, क्योंकि विषम आप लोगों से यहाँ पर पूछा है। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। कहता है कि भारत के कौन से क्षेत्र की भेड़ से पश्मीना ऊन मिलती है? तो ये क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है।
कौन सी भेड़ यानी कि किस क्षेत्र की भेड़ से पश्मीना नामक ऊन मिलती है? लद्दाख, पुलवामा, पूंछ, अनंतनाग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका लद्दाख। जो लद्दाख है, लद्दाख में एक प्रकार की आप वहाँ पर भेड़ें पाई जाती हैं, अनेक प्रकार की। तो वहाँ की भेड़ों से पश्मीना ऊन निकाली जाती है। इस ऊन का प्रयोग बहुत सी सामग्री में किया जाता है। सोल बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, पश्मीना ऊन का। तो यहाँ पर याद रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, विभिन्न समुदाय के लोग विभिन्न प्रकार यानी कि तरीकों से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। यह उदाहरण है, किसका उदाहरण है? समाजवाद का है, धर्मनिरपेक्षवाद का है, विविधता का है या सामाजिक न्याय का है? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा विविधता का, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न समुदाय के लोग हैं, चाहे वो उनका धर्म चाहे कैसा भी हो, चाहे वो किस धर्म से भी रिलेटेड हो, तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। तो ये विविधता का प्रतीक होगी। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। निम्नलिखित में से कौन सा बुनकर सहकारी संस्थाओं के संदर्भ में यहाँ पर सही उत्तर दिया गया है? चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आय बढ़ाने में सहायता करती है। बिल्कुल करेक्ट, पहला वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। किसके बारे में? बुनकर सहकारी संस्थाओं के बारे में, क्योंकि इसमें व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम और बुनकर की जो आय है उसमें बढ़ावा मिलता है। पहला करेक्ट। अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी कंपनियों में सहायता करती है। अप्रत्यक्ष, ये यहाँ पर गलत है। बुनकर सदस्य दादन व्यवस्था में काम करते हैं, नहीं, गलत। सहकारी संस्थाएं विपणन में संलिप्त रहती हैं, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर ए और डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ए डी आपका है ऑप्शन 4 में, तो 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 29। भारत जो कि एक लोकतांत्रिक देश है में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ। कानून की समझ प्रत्येक व्यक्ति समान है। विकलांग बच्चों को विद्यालय की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए निःशुल्क शिक्षा देनी। 18 साल से ऊपर की उम्र की महिलाओं को मत देने का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर की उम्र का है उसे मत देने का अधिकार है, चाहे उसकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो। यहाँ पर करेक्ट आंसर दोस्तों आपका 4 विकल्प होगा। यानी कि किसी भी व्यक्ति या महिला या पुरुष की उम्र 18 वर्ष है तो उसको मत देने का अधिकार है, चाहे उसकी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति कुछ भी हो। आपसे पूछा क्या था? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है 18+ हो, आप वोट डालो, चाहे जिस धर्म से रिलेटेड हो या किसी भी सिस्टम से रिलेटेड हो, चाहे आपकी सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड कैसा भी हो। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर करेक्ट आंसर 4 वाला होगा। चलिए यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 29। कहता है कि उच्च शिक्षा हेतु लड़कों व लड़कियों को विभिन्न विषयों को चुनने के लिए समाजीकृत नहीं किया जाता है, क्योंकि उनमें उस विषय की अभिवृत्ति पाई जाती है, बल्कि उन्हें अपने लिंगानुसार विषयों को आत्मसात करने व चुनने के लिए तैयार किया जाता है। इसे निम्न रूप में देखा जा सकता है। यानी कि जो लड़के हैं या लड़कियां हैं, दोनों जो हैं वो अपने अपने अलग अलग विषय चुनते हैं, जो कि एक समाजीकृत नहीं किया जा सकता है। विषय के लिए अभिवृत्ति पाई जाती है, बल्कि अपने लिंगानुसार विषयों को आत्मसात करने व चुनने के लिए तैयार किया जाता है। तो ये दोस्तों किसका उदाहरण है? भेदभाव, हनन या उल्लंघन, रूढ़िबद्ध धारणा का या यौन शोषण का। यहाँ पर होगा आपका रूढ़िबद्ध धारणा का यहाँ पर उदाहरण पेश किया गया है। यहाँ पर आपका थर्ड कथन बिल्कुल राइट होगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। इतिहास के किस भाग को एक विशेष स्तर पर पढ़ाना यह निर्भर करता है? इतिहास के अवसर पर, इतिहास के स्वभाव पर, इतिहास के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों पर, इतिहास की मान्यताओं पर। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इतिहास के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों पर निर्भर करता है। इतिहास के भाग विशेष स्तर पर, यानी कि इतिहास में आपको क्या पढ़ाना है ये किस पर निर्भर करता है? उसके लक्ष्य और उद्देश्यों पर निर्भर करता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एसएसटी पेडागोजी का। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, निम्नलिखित में से किसे 1984 की
भोपाल गैस त्रासदी का एकदम सही वर्णन मानेंगे। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी प्लांट में विस्फोट, रसोई गैस एलपीजी गोदाम में विस्फोट, क्षेत्रीय स्तर पर बीमारी फैल रहे चूहों को मारने के लिए एक जहरीली गैस का उत्पादन, कीटनाशक का उत्पादन करने वाले एक प्लांट से जहरीली गैस का रिसाव। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपसे पूछा है 1984 में जो भोपाल में घटना हुई थी गैस त्रासदी की, उसका जो कारण बताया गया है वो है कीटनाशक का उत्पादन करने वाले एक प्लांट से जहरीली गैस का रिसाव। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर 4 विकल्प होगा। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 33, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकलांग व्यक्तियों के लिए बनाए गए विकलांगता अधिनियम 2016 के संदर्भ में सही नहीं है। यहाँ पर जो अधिनियम है 2016 का विकलांगता का, उसके बारे में आपको यहाँ पर गलत कथन की पहचान करनी है। सरकार विशेष विद्यालयों स्कूल में विकलांग बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। समाज में पूर्ण भागीदार के लिए विकलांग व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त है। केंद्र सरकार विकलांग व्यक्तियों को उच्च शिक्षा संस्थाओं में 10% आरक्षण दिया जाना चाहिए। केवल केंद्र सरकार के ऑफिस तथा संस्थाओं को पहुंच योग्य बनाना तथा उनमें रैंप ढलान वाले बनाए जाने चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका नहीं है वो यहाँ पर पहला वाला नहीं है, पहला वाला यहाँ पर नहीं होगा। सरकार विशेष विद्यालयों में विकलांग बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करती है, ये नहीं करती है, बल्कि सभी करती है। यहाँ पर उनको समान अधिकार भी देती है, 10% आरक्षण भी देती है। उसी के साथ जितने भी ऑफिस होते हैं सरकारी, केंद्र सरकार के, तो उसमें ढलान वाली जो चढ़ने वाली सीढ़ियाँ होती हैं उसको बनाती है। ये आपका यहाँ पर करेक्ट है, पहला यहाँ पर गलत है। यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता नागरिकों की राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश अधिकार के प्रयोग से रक्षा करती है? कौन करती है? संघवाद, मौलिक अधिकार, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा, संसदीय शासन पद्धति। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार होते हैं ये लोगों की यानी कि नागरिकों की राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश अधिकार के प्रयोग से रक्षा करती है, हमारे मौलिक अधिकार। यहाँ पर मौलिक अधिकार करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कथनों को ध्यान में रखकर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन कहता है राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, बिल्कुल सही यहाँ पर स्टेटमेंट कहा गया है। राज्य का जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। कथन भी, राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए होती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमानुसार अपना कामकाज चलाए। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आपको बी वाला यहाँ पर करेक्ट लगता है? नहीं, यहाँ पर ए तो आपका बिल्कुल सही है, बी यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है? राज्य सरकार द्वारा उसकी नियुक्ति नहीं होती है, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा उसकी नियुक्ति होती है, केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, तो याद रखेंगे केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ना कि राज्य के द्वारा। यहाँ पर गलत है, ए आपका राइट है। ए यहाँ पर राइट है। कौन सा विकल्प है? यहाँ पर पहला ही वाला राइट होगा। ए सही है तथा बी यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर कहता है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 निम्नलिखित में से क्या प्रावधान करता है? ये अधिनियम आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। कुल नाम या अपनाने की स्वतंत्रता, पिता की संपत्ति पर पुत्र और पुत्री का समान अधिकार, महिलाओं द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत वैवाहिक अवस्था को खारिज करने का अधिकार, कृषि भूमि पर पुत्रों का वंशागत अधिकार। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। हिंदू अधिनियम 2005 ये आखिर है क्या? इसमें अगर किसी पत्नी के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी के साथ उसके पुत्र के साथ उसकी पुत्री, इन तीनों का हिस्सा बराबर होगा। जमीन पर या पूरी संपत्ति पर उनका हिस्सा, इन तीन व्यक्तियों का हिस्सा बराबर होगा, पत्नी का, पुत्री का और उनके पुत्रों का। अब आते हैं विकल्पों पर। इस प्रकार यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पिता की संपत्ति पर पुत्र और पुत्री का समान अधिकार, उसी के साथ पत्नी का भी अधिकार। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 37, कहता है निम्नलिखित प्रश्न सामाजिक विज्ञान की कक्षा में
सामान्यता पूछे जाते हैं उस प्रश्न का चयन कीजिए जो समालोचनात्मक यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग के डेवलपमेंट के लिए बेहतर क्षेत्र उपलब्ध कराता है। क्रिटिकल थिंकिंग को विकसित करता है कौन सा, यहाँ पर प्रश्न आपको बताना है। राजा हरिश्चंद्र फिल्म के निर्माता का क्या नाम था? अगर किसी ने फिल्म बनाई है, ठीक है, तो उस निर्माता का नाम क्या था? इससे क्या किसी स्टूडेंट के मन में या मतलब कि चिंतन में क्रिटिकल थिंकिंग का विकास होगा? नहीं होगा, नाम से नहीं होगा। बम्बई फिल्म उद्योग कब पहली बार सामने आया? इससे भी नहीं होने वाला। बम्बई की फिल्मों की प्रकृति का वर्णन कीजिए, इसमें भी कोई समालोचनात्मक चिंतन देखने को नहीं मिलेगा। तो 4 विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बम्बई की बहुत सारी फिल्में प्रवासियों के जीवन के बारे में क्यों थी? आपने यहाँ पर एक चीज नहीं समझ पाया। क्वेश्चन जो है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर क्या पढ़ा रहा हूँ? एसएसटी पढ़ा रहा हूँ। एसएसटी पेडागोजी का क्वेश्चन ही है। किसका? एसएसटी पेडागोजी का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका सामाजिक विज्ञान से पूछा गया क्वेश्चन है। आप क्या निर्माता का नाम बताओगे? इसमें सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड होगा? नहीं होगा। पहली बार कब आई? क्या वो सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड होगी? नहीं होगी। प्रकृति का वर्णन, फिल्म की प्रकृति का वर्णन, सौंदर्य का वर्णन, क्या वो सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड होगी? नहीं होगी। फिर अगर मैं बात कर दूं उसमें प्रवासियों की, यानी कि लोग कैसे प्रवास करते हैं, तो वो थोड़ी बहुत आपकी सामाजिक यानी कि सोशल से रिलेटेड हो जाएगी। तो यहाँ पर इसलिए 4 विकल्प करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में यदि आपको ज्ञानार्जन हेतु आगमनात्मक उपागम का प्रयोग करना है, जो आप विभिन्न उदाहरणों के बीच समानता ढूंढकर एक समान सिद्धांत पहुंचेंगे। विभिन्न स्तरों ग्रेड अधिगम गतिविधियों एकत्रित करेंगी। ग्रेड पद्धति लेवल कराना ये गलत। समस्या को एक समान सिद्धांत के द्वारा हल कर लेंगी। बच्चे को उन्हें उनके स्वयं ज्ञान सृजित करने की स्वतंत्रता देंगी। यहाँ पर आगमनात्मक उपागम की बात कही गई है ज्ञानार्जन के लिए। तो यहाँ पर पहला विकल्प करेक्ट होगा। विभिन्न उदाहरणों के बीच समानता ढूंढकर एक समान सिद्धांत पर पहुंचेंगी। क्वेश्चन नंबर 39, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचानिए। परपटी, मेंटल, बाहरी, यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट है? आपको बताना चाहूंगा। जो पृथ्वी की परतें होती है वो 3 होती हैं। पहली आपकी कौन सी होती है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहली आपकी होती है परपटी, दूसरी होती है मेंटल, तीसरी होती है क्रोड। क्रोड 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो आंतरिक क्रोड हो जाएगी, एक आपकी बाहरी क्रोड हो जाएगी। ठीक है, एक आंतरिक हो जाएगी, एक आपकी बाहरी हो जाएगी। तो इसमें आपको अंदर से बाहर की ओर बताना है। तो आंतरिक क्रोड पहले आएगी, उसके बाद में बाहरी क्रोड आएगी, फिर मेंटल, उसके बाद में परपटी आएगी। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर डी विकल्प हो जाएगा। इससे जुड़े जो मुख्य चीजें हैं उनको भी यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जो आपकी परपटी होती है, पहली बात मैं करता हूँ परपटी की। परपटी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सियाल। क्या बोलते हैं? सियाल। यहाँ पर मैं इंग्लिश में लिखूंगा इसको। परपटी को क्या बोलते हैं दोस्तों? सियाल बोलते हैं। सियाल यानी कि परपटी में क्या पाया जाता है? परपटी को महाद्वीपीय सहंती यानी कि महाद्वीपीय परपटी भी बोलते हैं। इसमें सिलिका एलुमिना पाया जाता है। सिलिका और एलुमिना पाया जाता है। ASI से सिलिका, AL से एलुमिना होगा। परपटी में सिलिका एलुमिना पाया जाता है। वही मैं बात करूं मेंटल की, यानी कि दूसरी परत को, इसको सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमा बोलते हैं। यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम इसमें पाया जाता है। मेंटल को महासागर की परपटी बोलते हैं। मेंटल को महासागर की परपटी बोलते हैं, जो कि सिलिका एंड मैग्नीशियम से बनी होती है। यहाँ पर आपको बताया। तीसरी परत कौन सी है दोस्तों? क्रोड है। क्रोड को बोलते हैं निफे, NIFE, निफे। ठीक है, निफे बोलते हैं। निकिल एंड फेरस, NI का मतलब होगा निकिल, FE का मतलब होगा फेरस यानी कि लोहा। लोहा, निकल आपकी क्रोड में पाया जाता है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर सब कुछ बताया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40, इतिहास अध्यापन में अध्यापक को निम्न बिंदु पर जोर देना चाहिए। इतिहास पढ़ाते वक्त आपको क्या ध्यान में देना चाहिए? इतिहास सूचनात्मकता, उचित प्रक्रिया, पाठ्यक्रम पूर्णता, स्रोत विश्लेषण। सर्वाधिक उपयुक्त इतिहास में क्या होता है? सोर्स यानी कि स्रोत जो होते हैं
उनका विश्लेषण करना, ठीक है, स्रोतों का विश्लेषण करना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत जो वायुमंडल कहते हैं, क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? क्या बनाए रखती है? चांद का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य की उष्मा, पृथ्वी पर चट्टाने और महासागर। यहाँ पर में करेक्ट आंसर होगा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये हमारे वायुमंडल को थामे रखता है। क्या करता है? थामे रहता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। यहाँ पर आ चुका है 42 नंबर का क्वेश्चन, क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? संसाधन बनाती है। वस्तु की खोज, शुद्धिकरण, उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता, निष्कर्षण। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा उपयोगिता या प्रयोज्यता। यहाँ पर होगा क्या बनाती है? संसाधन बनाती है, किसी भी चीज को संसाधन बनाती है। संसाधन आपके तमाम प्रकार के होते हैं, कुछ मुख्य तौर पर यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा। जैसे आपके संसाधन, एक तो आपके जैव संसाधन होते हैं, एक आपके होते हैं अजैव संसाधन, ठीक है। जैव संसाधन की बात करूं जिनमें जीवन होता है, जैसे आपके पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, ये आपके जैव संसाधन हो जाएंगे। अजैव संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, जिनमें जीवन नहीं होता, जैसे पत्थर है, चट्टान है, तो ये आपके अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। दूसरे प्रकार के संसाधन भी होते हैं, एक आपका होता है नवीकरण। क्या होता है? नवीकरण। नवीकरण को यहाँ पर आपको बताता हूँ, ऐसे संसाधन जो कभी समाप्त ही नहीं होते हैं, जैसे जल ऊर्जा या जल संसाधन, पवन संसाधन या पवन ऊर्जा बोल लो, ज्वारीय ऊर्जा या ज्वारीय संसाधन बोल लो, ठीक है। तो ये संसाधन या ऊर्जा, इनको आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर ये आते हैं नवीकरण, जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, ठीक है, उनको नवीकरण बोलते हैं। अनवीकरण की अगर बात करूं, अनवीकरण, ये जल्दी समाप्त हो जाते हैं, जैसे आपका कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, खनिज तेल हो जाएगा, ठीक है, प्राकृतिक गैस हो जाएगी, ये आपके जल्दी समाप्त हो जाते हैं। और आपके तमाम प्रकार के संसाधन होते हैं, ठीक है, भंडारण संसाधन होते हैं, सीमित संसाधन होते हैं, तो वो आपके अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका थर्ड वाला हो जाएगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं 43 नंबर के क्वेश्चन की। एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश व देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? आप लोग अक्सर ग्लोब या मैप में देखते होंगे, कहीं कहीं पर आपकी अक्षांश रेखाएं हैं, इस प्रकार देशांतर रेखाएं भी हैं। तो ये ग्लोब पर किस कारण से होती हैं आपको बताना है। ये पृथ्वी पर हल रेखाएं हैं तथा पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं को बताती हैं। क्या ये भौतिक विशेषताओं को बताती हैं? नहीं। ग्लोब पर डिजाइन बनाने के लिए? नहीं। ग्लोब को सुंदर बनाने के लिए? नहीं। पृथ्वी पर स्थान ढूंढने के लिए? बिल्कुल। करेक्ट आंसर क्या होगा? जो अक्षांश देशांतर रेखाएं होती हैं वो आपकी पृथ्वी पर स्थान ढूंढने के लिए होती हैं, ठीक है। तो थर्ड विकल्प यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर है, कारण, किस कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं? कौन सा कारण है? भौगोलिक सामीप्य, धार्मिक समानता, समान भोजन, भाषाई समानता। यानी कि लद्दाख जो है उसको छोटा तिब्बत बोलते हैं, उसका जो कारण है धार्मिक समानता, यानी कि यहाँ के जो धार्मिक लोग हैं बौद्ध तथा इस्लामिक हैं। कौन कौन से हैं? बौद्ध हैं और इस्लामिक, यहाँ लोग इस्लामिक लोग यहाँ पर रहते हैं, जो कि यहाँ पर समानता पाई जाती है। समान भोजन, यहाँ के लोग, तिब्बत के लोग और लद्दाख के लोगों का जो भोजन है वो एक तरीके से समान भोजन है, ये भी सही है। भाषाई समानता भी वहाँ पर पाई जाती है, लेकिन भौगोलिक सामीप्य नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। उनका क्षेत्र अलग है, लद्दाख का क्षेत्र में अंतर बहुत है, जमीन आसमान का अंतर है। तो यहाँ पर आपका ए हो नहीं पाएगा, बाकी सभी यहाँ पर आपके हो जाएंगे। ए जिन ऑप्शन में है वो यहाँ पर गलत साबित होगा, गलत होगा, गलत होगा। बचेगा यहाँ पर थर्ड वाला, थर्ड वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, थर्ड वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर बात करूँ अगर पश्मीना ऊन की, पश्मीना जो ऊन है ये कहाँ है? ये आपके लद्दाख में ही पाई जाती है, भेड़ से। एक बात मैं करूँ यहाँ पर केसर सागा ग्रंथ की, केसर सागा ग्रंथ की, ये कहाँ का ग्रंथ है? ये दोस्तों तिब्बत का ग्रंथ है, तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है, जो कि लद्दाख में गाया जाता है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जिनको मैंने आपको यहाँ पर बताया। क्वेश्चन नंबर 45,
कथनों ए तथा बी को ध्यान से पढ़ें। वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई। वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था। यहाँ पर कौन सा आपका राइट आंसर है? यहाँ पर दोस्तों वेद समाज की जो स्थापना है 1864 में हुई थी, बिल्कुल करेक्ट बोला गया है। वेद समाज जो प्रेरित था ये आर्य समाज से नहीं था, बल्कि ब्रह्म समाज से प्रेरित था, ना कि आर्य समाज से प्रेरित था। यहाँ पर दूसरा गलत है, ए सही है। ए सही है किंतु बी यहाँ पर गलत है। यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, सप्तऋषि, नक्षत्र मंडल, ग्रह सूर्य, उपग्रह, ग्रह ध्रुव तारा। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड। इन सभी से मिलकर हमारे सौर मंडल का निर्माण होता है। सूर्य दोस्तों क्या है? सूर्य आपका एक तारा है। ग्रह क्या है? ग्रह जो है इनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। क्या नहीं होता? खुद का प्रकाश नहीं होता है, बल्कि ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। क्षुद्र ग्रह भी पाए जाते हैं, उल्का पिंड जो कि छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो कि सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो आपके उल्का पिंड कहलाते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर 4 विकल्प हो जाएगा। यहाँ पर मैं बात कर लेते हैं 47 नंबर के क्वेश्चन की। कथनों ए तथा बी को ध्यान से पढ़ें। 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल से लगभग करोड़ों लोगों को मार डाला। 1770 में एक भयानक अकाल पड़ा बिहार राज्य में। बिहार में नहीं, ये दोस्तों बंगाल की बात कही जा रही है, बंगाल की, ठीक है। बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा जिससे कि करोड़ों लोग की मौत यहाँ पर हो चुकी थी। पहला यहाँ पर करेक्ट है। इस अकाल में बंगाल की 1/3 यानी कि 1/3 जो आबादी थी वो यहाँ पर में खत्म हो चुकी थी, ठीक है, बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर आपका दोनों हो जाएंगे, दोनों ए तथा बी यहाँ पर सही है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48, 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई? पुरुष और महिला की। अगर मैं मेल की बात करूं यानी कि पुरुष की बात करूं तो 18 वर्ष, और फीमेल की मैं बात करूं तो इसकी 16 वर्ष रखी गई। यानी कि 18 पुरुष की होगी, 16 महिलाओं की होगी विवाह करने के लिए 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम के बाद में। तो यहाँ पर किसमें है आपका 18-16 आपके सी में है, यानी कि थर्ड विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। पहले पुरुष उसके बाद में महिला की पूछी गई है। किसके अनुसार? 1929 के अनुसार। वर्तमान में क्या है दोस्तों आप लोग जानती होंगे। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। यहाँ पर कहता है कि पृथ्वी पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जो अपनी ग्लोब है, ग्लोब के बीच में आपकी रेखा है विषुवत जिसको भूमध्य बोलते हैं, ऊपर है कर्क, नीचे है मकर, जो कि 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में दोनों रेखाएं आपकी हैं। ऊपर में है उत्तरी गोलार्ध में आपकी कर्क, नीचे है आपकी मकर जो कि 23.5 डिग्री स्थित हैं। बीच वाली 0 डिग्री होती है। इनके दोनों बीच कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच को क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय इस क्षेत्र को बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो सूर्य होता है, सूर्य की जो सर्वाधिक ऊष्मा होती है वो बीच वाले भाग यानी कि उष्ण कटिबंधीय यहाँ पर वर्ष में एक बार ठीक इसके ऊपर में पड़ती है और हमेशा भी पड़ती रहती है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, भयानक गर्मी होती है, भयानक ऊष्मा प्राप्त होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका होगा 4 विकल्प। दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर में होता है। क्वेश्चन नंबर 50, प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। आपको बताना क्या है। प्रेयरी जो है ये अमेरिका में है, यूएसए में है, ठीक है, यूएसए में है दोस्तों। यहाँ पर गेहूं सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है, उसी के बारे में आपको बताना है। गेहूं उत्पादन के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? यहाँ लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते हैं। अमेरिका जैसे विकसित देश क्या प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते हैं? यहाँ पर गलत बोला गया है, गलत। यहाँ के लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, करेक्ट होगा। परिश्रमी होंगे तभी तो यहाँ पर खेती होगी, कृषि होगी, गेहूं होगा। कृषि की वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल।
इस प्रदेश में वर्षा की कमी है, वर्षा की कमी नहीं है। यहाँ पर एडी गलत है, एडी जिस ऑप्शन में होगा गलत होगा, डी इसमें है गलत होगा, ए इसमें है गलत होगा, डी इसमें है गलत होगा, ए डी इसमें है गलत होगा। यहाँ पर आपका थर्ड वाला राइट है, थर्ड वाला राइट है बी सी। यहाँ पर बी और सी इसका करेक्ट आंसर होगा, मैंने आपको यहाँ पर बताया। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि अभिकथन और कारण। अभिकथन, राजस्व वसूली व्यवस्था माहवारी बंदोबस्त की शुरुआत होल्ट मैकेंजी ने की थी। किसने की थी? होल्ट मैकेंजी ने की थी। बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। कब की थी? 1822 में होल्ट मैकेंजी ने माहवारी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। ये जो बंदोबस्त था ये आपके उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब वाला इलाका हो गया, उत्तर प्रदेश का एक जिला आगरा हो गया, ठीक है। कुछ ऐसे चुनिंदा स्थान है यानी कि उत्तर भारत में, उत्तर भारत में इसको लागू किया था किसने? होल्ट मैकेंजी ने। कब? 1822 में इसको लागू किया था। यानी कि पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पर 100% करेक्ट दिया गया है। दूसरा कारण है कि राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, ना कि जमींदार को, यानी कि गांव के मुखिया यानी कि गांव के प्रधान को ही दी गई थी। दोनों यहाँ पर आपके राइट होंगे, यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे, दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या भी यहाँ पर करता है। क्वेश्चन नंबर 52, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ये की थी ताराबाई शिंदे ने। किसने? ताराबाई शिंदे ने की थी। पंडिता रमाबाई कौन थी? ये संस्कृत की विदुषी थी, संस्कृत की विद्वान थी, विदुषी थी। ईवी रामास्वामी ने स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की थी। करेक्ट आंसर मैंने आपको बता ही दिया, ताराबाई शिंदे, जिन्होंने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें स्त्री तथा पुरुषों की आलोचना की गई थी, दोनों की। क्वेश्चन नंबर 53, यह किसने लिखा कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी? ये किसने लिखा है? अल बरूनी, बदायूनी, मिनहाज ए सिराज, जियाउद्दीन वर्नी। करेक्ट आंसर होगा मिनहाज ए सिराज, जो कि एक इतिहासकार था। उसने क्या लिखा? रजिया अपने भाइयों से भी अधिक योग्य तथा सक्षम थी। करेक्ट आंसर यहाँ पर थर्ड विकल्प होगा। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करते हैं? सतत पोषणीय विकास में सहायता करते हैं ऐसे संसाधन की उपलब्धता आपको यहाँ पर बतानी है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा सतत पोषणीय विकास आखिर होता क्या है। ऐसा विकास जो कि आने वाली वर्तमान जो भविष्य की पीढ़ी है वो भी संसाधनों का उपयोग कर सकें, उसको बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। कहने का तात्पर्य है इस प्रकार संसाधनों को खर्च करो जो कि जो आने वाली पीढ़ी है वो भी संसाधनों का उपयोग कर सके, वही आपकी होती है सतत पोषणीय। कहने का तात्पर्य संसाधनों को बचाए रखना ही एक आपका सतत पोषणीय विकास है। संसाधनों की खपत को घटाना, मतलब कि जो खपत है उसको घटाना, यानी कि संसाधन जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो रहे हैं उनको कम करना भी सतत पोषणीय विकास में सहायता करेगा। करेक्ट। संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, संसाधन का बहुत से बहुत ज़्यादा उपयोग करो, इससे संसाधन जल्दी समाप्त हो जाएंगे, यहाँ पर गलत दे दिया गया है। सेकेंड वाला यहाँ पर कैसा है? गलत है, क्योंकि यहाँ पर उपयोग की वृद्धि की बात कही गई है। संसाधनों का पुनः चक्रण करोगे यानी कि पुनः उपयोग कर लो तो संसाधन बचे रहेंगे, ये करेक्ट है। वस्तुओं का पुनः उपयोग, ये भी यहाँ पर करेक्ट है। गलत आपका बी है, बी जिस ऑप्शन में होगा वो यहाँ पर गलत माना जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर सेकेंड वाला विकल्प, सेकेंड वाला विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ए सी डी। यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है क्योंकि इसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, इसे न्यायपालिका को नजर अंदाज करने की शक्ति प्राप्त है, यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है, संसद में सभी शक्तियां निहित यानी कि प्रदान है। करेक्ट आंसर, यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। कौन? संसद, हमारी संसद व्यवस्था। यहाँ पर थर्ड विकल्प इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था? लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। बाकी यहाँ पर सभी गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 57, प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों पर 6 वर्ष के लिए रोक लगा दी। ऐसा नहीं, कीमतों में भारी गिरावट होने से जन सामान्य लाभान्वित नहीं हुए बल्कि उनको घाटा झेलना पड़ा। अनेक देशी रियासतों ने अंग्रेजों शासन के विरुद्ध बगावत कर दी। नहीं, प्रथम विश्व युद्ध में ऐसा नहीं हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ दोस्तों, युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग की वृद्धि करी। ठीक, मांग में वृद्धि करी, जिससे भारतीय उद्योग का विस्तार हुआ। भारतीय के उद्योग जो थे वो विस्तारित होने लगे, इसमें इनको फायदा हुआ। 4 विकल्प यहाँ पर करेक्ट होगा। 58 नंबर का क्वेश्चन, पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति है, किसके बारे में जानकारी देती है? ये साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में जानकारी देती है। क्वेश्चन नंबर 59, पवन सड़क पर गिरी पत्तियों को यानी कि सूखी पत्तियों को उड़ाती है। पवन कैसे बहती है? पवन दोस्तों कैसी बहती है? ये बहती है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर। उच्च से निम्न की ओर पवन हमेशा ही बहती है। यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन कहता है कि संघवाद से तात्पर्य है। संघवाद, देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार का होना, देश को चलाने के लिए राज्यों का संघ होना, केवल केंद्रीय सरकार को कानून बनाने का अधिकार, न्यायपालिका देश में सर्वोच्च शक्ति है। संघवाद पूछा। संघवाद का मतलब होता है देश में एक से अधिक स्तर की सरकार का होना। पहला विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए यहीं तक था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर चैनल पर दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी आप लोग करिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।